बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब ने बड़ी चाल चली है, तुरप का पत्ता उन्होंने खेला और ऐलान किया कि इस करप्ट निज़ाम से बाहर निकल रहे हैं। वो तमाम असम्बलियों से इस्तीफ़े देंगे। इस्तीफ़े देने का जो ऑप्शन है उनके पास, उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी। इस ऐलान से एक दिन कबल ही हमने सुना था कि पंजाब हुकूमत की वापसी के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मुतहरक है। इसी तरीके से अब खैबर पख्तूनख्वा में हमें अपोजिशन जमातें कुछ मुतहरक नज़र आती हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई दरार पड़ेगी? आइनी और कानूनी ऑप्शन क्या है? गवर्नर राज लगाया जा सकता है अगर अदम एतमाद की तहरीक पेश हो जाती है वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ सूबाई असम्बली में, तो ज़ाहिर है फिर उसके बाद जो असम्बलियों की तहलील का या मुस्ताफ़ी होने का जो मामला है या वो थोड़ा सा लटक जाएगा। नंबर गेम बहुत थोड़ी है, बड़ा क्लोज़ एक मुकाबला है पंजाब हुकूमत में, क्योंकि पहले भी ये जो हमज़ा शहबाज साहब का और परवेज़ इलाही साहब के जो इलेक्शंस थे वज़ारत आला के लिए, हमने वहाँ पर भी देखा था कि बहुत ही कम मार्जिन है। किसी के पास भी थोड़े से बंदे चले जाएं, 2 से 4 लोग इधर से उधर हों, तो हुकूमत का तख्ता उलट सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर दरारों की जो ख़बरें हैं, क्या वाकई वो ख़बरें हैं, ख्वाहिशें हैं? परवेज़ इलाही साहब के बारे में कल तक लोगों को बड़े शुकूक शुबहात थे कि वो शायद नहीं तोड़ेंगे असम्बली और हुकूमत में रहना चाहेंगे, क्योंकि वो बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं, फ़ंड्स के उन्होंने मुँह खोले हुए हैं और बहुत ज़्यादा जो एक उनकी सियासी साख थी पंजाब में, जब वो माजी में वज़ीर आला थे, वो साख को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अच्छे काम भी वो कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि उनको मुस्तकिल मुलाजमतों पर रखा जाए या उनकी मुलाजमतों को मुस्तकिल किया जाए, परवेज़ इलाही साहब उनके लिए भी काम करें, तो परवेज़ इलाही साहब को ज़ाहिर है फ़ायदा ही फ़ायदा अगर ये हुकूमत चलती रहती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के फ़ैसले को उन्होंने कहा जी मैं आधा मिनट भी नहीं लगाऊंगा, इसको इम्प्लीमेंट होने में कितना टाइम लग जाएगा, ये सारा मामला है। फिर बलूचिस्तान में भी कुछ इत्तेहादी हैं, कुछ लोग हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सिंध असम्बली में भी MPs हैं। तो ये जो सारे अगर नंबर गेम्स को देखा जाए तो कहाँ पे हर्डल क्रिएट हो सकती है, और सूबाई हुकूमतों के जाने के बाद अगर वहाँ पे ये हुकूमतें ही चली जाती हैं खैबर पख्तूनख्वा में भी और पंजाब में भी, तो फिर कौमी जो असम्बली है और मरकज़ी हुकूमत है उसके पास कितना अखलाकी जवाज़ रह जाएगा कि वो जनरल इलेक्शंस की तरफ ना जाएं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में ये कह चुका है कि हम तैयार हैं। तो फिर अब क्या ये वाकई दबाव के लिए जो आखिरी पत्ता खेला है इमरान खान साहब ने, इसका जवाब हाँ में आएगा? हुकूमत की तरफ से हमने देखा जो अभी तक मरकज़ी हुकूमत की तरफ से जवाब आ रहे हैं, वो कह रहे जी कि ये मुकर जाएंगे इस बात से भी, ये गुस्से में उन्होंने फ़ैसला कर लिया है। क्या ये गुस्से का फ़ैसला है? इमरान खान साहब ने सोच विचार की थी? क्या जमात के अंदर कोई इस पर बातचीत हुई है? हम इसके बाद मुशावरत का अमल शुरू होता हुआ देख रहे हैं, और फिर आखिर में हम कुछ इस हुकूमत की कारकर्दगी की बात करेंगे। अभी आपने मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू सुनी है, वो कह रहे हैं जी कि आपकी हुकूमत गिरा के हमने मैशत बचा ली है, जबकि हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो साबिक वज़ीर ख़जाना थे मिफ्ता इस्माइल साहब, यानी कि इस हुकूमत के साबिक वज़ीर ख़जाना, आज उन्होंने एक आर्टिकल लिखा और उन्होंने इस हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर बड़ी तनकीद की है। तो अगर आप मैशत भी नहीं बचा पाएंगे, आप पंजाब असम्बली भी नहीं बचा पाएंगे, आप खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत अगर चली जाती है, इतनी बड़ी तादाद में लोग मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, तो फिर मौजूदा हुकूमत के पास ऑप्शन क्या रह जाएगी? मेरे साथ मौजूद हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हमारे साथ मौजूद होंगे अखुंज़ादा चट्टान साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद रिंद साहब, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार, और हमारे साथ मौजूद होंगे ज़ैन अली भट्टी साहब जो कि मुशीर हैं वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही साहब के। चीमा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे कि जो पंजाब में सूरत हाल है ज़रा उस पर बताइए। हमने पहले भी कई बार ये खबरें सुनी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ बिलखुसूस ये दावे करती रही है कि PTI के बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं PTI छोड़ने के लिए, और अगर अदम एतमाद की तहरीक आ जाती है फिर आपके पास क्या ऑप्शन होगा? किस तरह से देखते हैं आइनी और कानूनी ऑप्शंस को? देखिए, आइनी और कानूनी ऑप्शन तो बाद की बात है। सबसे पहली बात तो यह है कि इस वक्त किसी आदमी में अगर थोड़ी सी भी अकल हो तो जो सूरत हाल जा रही है, डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, तो कोई गवर्नमेंट उस पर अपनी या कोई पार्टी उसकी जिम्मेदारी नहीं छोड़ के भाग जाए। मुझे यकीन जाने कि बड़ी बड़ी यकसुई थी इस बात पे कि ये छोड़ के भाग जाएंगे। मैंने चेयरमैन से बात भी की और मैंने बड़ी कतियत से कहा कि छोड़ के भाग जाएंगे, ये डिफ़ॉल्ट होने से पहले पहले भागेंगे। बट मुझे नहीं समझ आती कि ये क्यों बैठे हुए हैं। और दूसरी बात मुझे जो बड़ा अजीब लगता है
कि बाजवा साहब हमें बता के गए, या आप कह लें जो आउट गोइंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, वो बता के गए कि इकानमी ख़राब है। जैसे नए नए इकानमिस्ट आए हैं पाकिस्तान में, या कोई आइंस्टाइन आ गया, वो बता रहे हैं इकानमी ख़राब हुई है, और साथ वो बता रहे हैं कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। हम कह रहे हैं कि जो लोग इनको लेके आए थे उन्होंने एक जुर्म किया, और ये जुर्म उनका तारीख में याद रखा जाएगा। और ये जो लोग थे, जरदारी साहब हैं या भुट्टो क्या शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और फजल रहमान साहब, इन लोगों ने 8 महीने में जिस तरह अपनी नाअहली और करप्शन साबित की है, जिस तरह अपना एक सेल्फिशनेस और एक अपनी अपनी फैमिली के लिए जो कुछ करने की कोशिश की है, नैब कवानीन चेंज किया है, 1100 रुपया माफ़ किया है, और सारे कवानीन अपने फेवर में चेंज किया, और मुल्क डूब गया है। ये बिल्कुल ऐलान करें कि हम आइंदा कभी सियासत में नहीं आएंगे और मुल्क के लिए सियासत छोड़ दें, और अगर कतल कलामी की इजाजत दे दें तो हम आज बात कर रहे हैं कि परवेज अली के नंबर क्या है, हमारे नंबर क्या है, हम नंबरों की बात कर रहे हैं। नंबरों की बात तो बड़ी बात की बात है, बेसिक बात है। अगर आप मुझे एक जो मुल्क चल रहा है कि नहीं चल रहा, लोगों को रोटी मिल रही कि नहीं मिल रही। एक आपने कमेंट किया चीमा साहब, तो मुझे ये बता दें कि आपकी जब हुकूमत थी मरकज में, तो उस वक्त भी DGISPR उस वक्त के बताते थे इकॉनमी बड़ी अच्छी चल रही है, तो उस वक्त क्या वो उनके पास थी डिग्री मईशत का बताने की? मैं कहता हूँ कोई बताए या ना बताए, आपको इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान अगर बताता है, आपको वर्ल्ड बैंक बताता है, IMF बताता है, तो वो मान लें। अगर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान नहीं बताता है, तो कोई भी DGISPR हो या उसका कोई बड़ा हो, कोई भी बताए, वो गलत है। बात है वो जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान बताता है वो ठीक है। लिहाजा मुझे ये गर्ज नहीं है कि किसी ने गाउन पहना है या किसी ने वर्दी पहनी है या किसी ने कोई सिविल वजीर आजम है या वजीर आला है या अपोजिशन लीडर है या इकोनॉमिस्ट है, क्या बताता है। बेसिक बात है कि कागज क्या कहते हैं, फिगर्स क्या कहती हैं। वो जब उस वक्त बात कर रहे हैं वो ठीक थी, आज जो बात कर रहे हैं वो झूठ है बिल्कुल। उन्होंने जो जितनी बातें की, जिस तरह यहाँ कह लें कि ह्यूमन अच्छा, मैं आपके पास वापस आती हूँ, मैं आपसे पूछूंगी कि अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर इकोनॉमी झूठ बोला है। जी ठीक है, हम इन्हें मुजरम समझते हैं कि DGISPR ने, और इन्होंने झूठ बोला है। इन्हें कौम से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, और आज इतनी क्रेडिबिलिटी कम हुई है, ये बड़ी अफसोसनाक है। अच्छा बिल्कुल ठीक हो गया जी। चटान साहब, आपने चीमा साहब की गुफ्तगू सुनी है, आप बताइए कि आपसे इकॉनमी अगर ठीक नहीं होगी, जिसके आदादोशुमार हुकूमती इदारों की अगर देख लिए जाएं, डार साहब के जो उनके अपने कुलीग हैं जिनकी जगह पे डार साहब आए थे, आज आपने उनका आर्टिकल देखा, जाहिर है एक आपस की उनकी रिफ्ट भी है, लेकिन आपसे इकॉनमी अगर ठीक नहीं होगी तो फिर तो खान साहब की गुड्डी चढ़ी हुई है, वो तो चढ़ी रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए तंजीला, हम समझते हैं कि हमें बहुत माली मुश्किलात है और लोग भी बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। आप सारी दुनिया में देख ले, इवन अमेरिका में देख ले कि वहाँ के हालात क्या है। यूक्रेन और रशियन की लड़ाई की वजह से एक लहर महंगाई का आ चुका है, वो पूरी दुनिया में है। और जाहिर बात है कि पाकिस्तान दुनिया से बाहर नहीं है, पाकिस्तान भी इस दुनिया में है और वो भी इससे मुतासिर होगा। इसके अलावा हमारे सैलाब आ गए और हमारे 3.5 करोड़ लोग वो मुतासिर हो चुके हैं, वो सड़कों पे है। अभी तक भी काफी लोग घरों में वापस नहीं हो चुके हैं। तैयार फसलें तबाह हो गए और तकरीबन कोई 30 अरब नुकसान जो है वो पाकिस्तान के इकानमी को हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो ये माली मुश्किलात चटान साहब, ये माली मुश्किलात खान साहब हल करना चाहते हैं, उनको बहुत जल्दी है, वो कहते हैं इलेक्शन करवाएं, मैं 2/3 अक्सरियत से आऊं, हल कर लेंगे। आप बिस्मिल्लाह क्यों नहीं करते? इस पे मैं आ रहा हूँ ना, मैं इस पे आ रहा हूँ, खान साहब पे आ रहा था। लेकिन पहले मैं ये बता रहा था कि असल में सिचुएशन क्या है। ये वही खान साहब नहीं है क्या जिन्होंने कहा था कि मैं इख्तिदार में आके मैं इस मुल्क में करप्शन का खात्मा कर दूंगा? तो क्या करप्शन 117 से 140 पॉइंट पे नहीं पहुंच गया था? ये वो खान साहब नहीं है जिन्होंने कहा था कि मैं भूख से मर जाऊंगा लेकिन मैं कर्ज नहीं लूंगा? फिर 1-1 अरब डॉलर के लिए इसने पाकिस्तान के क्या तमाशे बनाए? क्या ये वो खान साहब नहीं है जिन्होंने कहा था कि मैं खुदकशी कर लूंगा लेकिन मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा? क्या ये वो खान साहब नहीं है जिन्होंने कहा था कि मैं इख्तिदार में आके लोगों को 50 लाख नौकरियां दूंगा, 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा? क्या ये वो खान साहब नहीं सर, है? अब ये पुरानी बातें हो गई है ना चटान साहब, अब तो आप हुकूमत में ना, अब आपसे पूछा जाएगा। आप जो कह के आए थे आप बता दें। मैं तो अपना जवाब दे रहा हूँ, आपने मुझसे पूछ लिया कि खान साहब कह रहे हैं कि मैं आके तो मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि खान साहब ये कोई पहले बार नहीं कह रहे।
इस तरह के दावे खान साहब ने पहले भी बहुत सारे किए और मुझे याद नहीं है कि एक वादा उन्होंने वफा किया है। और आप इस पर भी सोचिए कि हम इख्तिदार में क्यों आए। क्या हम इख्तिदार में हुकूमत जो हमने अदम एतमाद लाया, जो उनको इख्तिदार से निकाल के सड़कों पे लाया, क्या हम इख्तिदार के लिए आए थे? हम इख्तिदार के लिए बिल्कुल नहीं आए। हम तो मुल्क बचाने के लिए आए थे, क्योंकि पाकिस्तान अब आपसे बच रहा है कि नहीं बच रहा, मैं इस पे वापस आती हूँ। रिंद साहब, आपने दोनों तरफ की बात सिर्फ आखिरी बात तंजीला आखिरी बात करना चाहता हूँ। आखिरी बात बोलिए। और वो आखिरी बात ये है कि इन तमाम मसाइल की तरफ भी आप देख ले। एक दौर था कि लोग हर 15 और 30 तारीख को इंतजार कर रहे थे कि पेट्रोल महंगा होगा। अब अगर सस्ता नहीं हो रहा है तो महंगा भी नहीं हो रहा है। हर हफ्ते में बिजली के नर्ख, गैस के नर्ख बढ़ रहे थे। महंगाई का हर चीज में 5%, 6% हर रोज। ठीक है, आगे आपकी बात चिटान साहब, जरा मुझे रिंद साहब से पूछने दें। नहीं है, हमने इस मुल्क को सही ट्रैक पे कम से कम डाला है खारजा पॉलिसी की बुनियाद पे। अच्छा, मैं वापस आती हूँ, ये लंबी बात हो गई है चिटान साहब। खारजा पॉलिसी पे भी हमने क्योंकि बात करनी, लेकिन लंबी बात हो गई। रिंद साहब, पीडीएम कह रही है, मौलाना फजल रहमान साहब जो कि सरबराह हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, पीडीएम में तो शामिल नहीं रहे थे ये लोग, ये कह रहे हैं जी कि हमने इक्तदार में इसलिए आए कि हमने मुल्क बचाना था। खान साहब कह रहे हैं कि मुल्क डूब रहा है, लिहाजा मुझे इक्तदार में आने दें। माजरत के साथ तंजीला, चाहे पीडीएम हो या शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी हो या खान साहब हो, इनमें से किसी को भी मुल्क की फिक्र नहीं थी। अगर किसी को भी मुल्क की फिक्र होती तो इन पिछले 6-7 महीनों में ये हमें ग्रैंड नेशनल डायलॉग करते हुए नजर आते, इलेक्शन रिफॉर्म्स करते हुए नजर आते, इकोनॉमी के क्राइसिस से मुल्क को कैसे निकालना। डायलॉग करें? वो डायलॉग करने वाले राजी नहीं है ना, वो इनसे बात नहीं करना चाहते। जमशेद चीमा साहब तो बात कर लेंगे, उनसे करें बात। तंजीला, प्रॉब्लम यह है कि दोनों तरफ नीयत नहीं है। माजरत के साथ हुकूमत की तरफ भी नीयत मुझे नजर नहीं आती है, क्योंकि हुकूमत के साथ प्रॉब्लम यह है कि उससे वो जो है, जो भी ये हुकूमत, उन्होंने अभी चटान हमारे भाई हैं कह रहे थे कि हम मुल्क बचाने आए थे, वो मुल्क बचाने नहीं आए थे। इन सियासी जमातों को एक फांसी की सजा दिखाई गई थी, उस फांसी की सजा से डर के इन्होंने उम्र कैद कबूल की और उस उम्र कैद को इस वक्त ये भुगत रहे हैं, जो इस वक्त इनकी सूरत हाल है। अच्छा। चीमा साहब अभी थोड़ी देर पहले एक बात कह रहे थे कि कुछ लोगों, जो लोग इस हुकूमत को लाए थे, मेरा एक सादा सा सवाल है चीमा साहब से, कौन लोग लाए थे? खान साहब साइफर से पीछे हट चुके हैं, खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के मामले से पीछे हट चुके हैं, जरा नाम लेके तो बताएं कि इस कल वापस आ लाया गए था? उन तमाम मामलात पे खान साहब कल वापस आ गए। रिंद साहब, लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी को कोई वो नहीं। अच्छा, आपने ग्रैंड डायलॉग की बात की, मैं उसकी तरफ जाऊंगी। चीमा साहब, ये जो खान साहब ने ऐलान किया है, इस पे अमल दरामद के लिए क्या आपके पास खबरें हैं? आप अहम रहनुमा हैं पंजाब में, आपको लगता है कि कब तक हम ये इस्तीफे पेश होते हुए देख सकते हैं, या तहरीक अदम एतमाद के बाद आप लोग पेश करेंगे? रिंद साहब ने पूछा कौन लोग लाए थे। बाजवान में एक था, ठीक है, बाकी उसकी टीम थी। जितने वायलेशन ह्यूमन राइट्स की और करप्शन इनके दौर में हुई है वो बड़ी वाज़े है, और हमने कभी नाम नहीं छुपाया यार। ये तो बस अगर हमारी तरह लोग नाम लेते तो ये होता। चीमा साहब, ये जो दौर होता है ना, ये हुकूमत का दौर होता है, ये इमरान खान साहब का दौर था। तंजीला बात कर ले प्लीज। तंजीला बात कर ले प्लीज, दरमियान में टोके। मैं कह रहा हूं हमने कभी नाम नहीं छुपाया, हम तो जलसों में लेते हैं, टीवी पे लेते हैं, सोशल मीडिया पे लेते हैं, हर जगह लेते हैं, लिहाजा इसके रुकने का इम्कान पैदा हुए हैं। पहले इतने बुज़दिल थे, इतने डरे हुए थे, इस तरह की फाइलें थी, इस तरह की वीडियो ऑडियो थी कि उन्होंने कभी नाम ही नहीं लिया इनका। इनकी मौजें बनी हुई थी कि फैसले खुद करते थे, डालते किसी और पे थे, और आज तक उन्होंने आप कहना डाका फाल भी उन पे डाल दिया, डाका फाल भी किसी पे डाल दिया। मैं समझता हूं कि इस वक्त तारीख को तंजीला प्लीज, तारीख को ठीक करने की जरूरत है, तारीख को ठीक करने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि बाजवा साहब कहते थे कि मैंने वजीर आज़म को उंगली पकड़ के चलाया। अगर उंगली पकड़ के चलाया तो शहबाज शरीफ को चला लो, बिलावल को चला लो, अपना घर चला लो। स्वाय करप्शन करने के आप कर कुछ नहीं सके तो आप पूरी हुकूमत चलाते रहे हैं, और इस मुल्क में आपने अपने अदारे का कुछ नहीं छोड़ा, मुल्क का कुछ नहीं छोड़ा, पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ नहीं छोड़ा। आपने एमक्यूएम बनाई, आपने बाप बनाई, आपने अजीब पार्टियां बनाई, और उन पार्टियों ने इस मुल्क में जुल्म किया, इस मुल्क में करप्शन लेके आई, इस मुल्क में कत्लो गारत की। अभी तक बाइज्जत है, कैसे बाइज्जत है? अब मैं समझता हूं अदारे को जितनी जल्दी हो उससे डिसएसोसिएट करे, अदारा अपने आप को डिसएसोसिएट करे, यही वे फॉरवर्ड है। अगर इंडिया
के चैनल, अगर अगर बरतानिया के चैनल, अगर अमेरिका के चैनल उसका नाम लेते हैं तो अदारा अगर उसके साथ खड़ा हो तो कैसे अदारे की इज्जत बचेगी? चीमा साहब जरा मुझे हमने भी ब्रेक नाम लेना लेने है। दें, रुकिएगा रुकिएगा, देखें, यहीं से गुफ्तगू जोड़ेंगे। चीमा साहब जो आप बात कर रहे हैं, अब आप बहादुर हो गए, आज आप नाम ले रहे हैं। जब 4 साल आपको कहा जा रहा था ये कर लो वो कर लो, आप उस वक्त नाम ले लेते, हम भी आपके साथ सफ़े अव्वल में खड़े होते। जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी पंजाब की जो सूरत हाल है, ज़रा पहले उसकी अगर हम बात कर लें तो ज़ैन अली भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि वज़ीर आला पंजाब के और हुकूमत पंजाब की मुशीर हैं। इससे पहले जब परवेज़ इलाही स्पीकर थे तब भी ज़ैन साहब उनके साथ होते थे। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपकी, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो क्या बन रहा है? चौधरी साहब ने तो बयान दे दिया, मोने साहब ने कह दिया कि अमानत है ये हुकूमत, चौधरी साहब भी यही कह रहे हैं, लेकिन जो माहिरीन हैं उनको अभी शक है इस बात के ऊपर। तो मैंने कहा जरा एक दफा आपसे भी पूछ के शक दूर कर लिया जाए, उन्हें लगता नहीं कुछ और भी हो चौधरी जाएगा। परवेज इलाही साहब और चौधरी मोनिस इलाही साहब जो है वो जिन शख्सियात का नाम है वो वज़ादार इंसान है, वज़ादार खानदान है, और वो जिसके साथ चलते हैं उसके साथ जो है वो इंशाल्लाह ताला वो तो निभाते हैं। तो वो जरदारी साहब के साथ भी उनकी डील हो गई थी, मुलाकात हो गई थी, सारा कुछ हो गया था, वज़ादारी में रात में बदल गए थे। जिस तरह इमरान खान साहब के साथ चौधरी परवेज इलाही साहब की कमिटमेंट है और जिस तरह जो है वो चट्टान की तरह, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है। जिस तरह वो चौधरी परवेज इलाही साहब की क़यादत में जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है एज कम्पेयर टू द अदर प्रोसेस। आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द डे जब इलेक्शन करीब आएगा, चौधरी परवेज इलाही साहब की ये जो मुदब्बिराना सलाहियतें अल्लाह ताला ने उन्हें दी हैं, और ये जो काफ लीग के एमपीएस हैं ये चौधरी साहब के साथ है, परवेज इलाही साहब के साथ, कहीं ये वापस शुजात साहब की तरफ तो नहीं चले जाएंगे? पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के तमाम अरकान सूबाई असम्बली जो है वो बिल्कुल चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ खड़े हैं, और हम सब इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। और इस ज़मन में इमरान खान साहब जो भी फैसला करेंगे वो हमें कबूल है, और इंशाअल्लाह ताला हम एन मनोवन उस पे जो है वो उसको तस्लीम भी करेंगे, उस पे अमल भी करेंगे। और एक सेकंड भी चौधरी परवेज इलाही साहब ने आज जो अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि हम जो है वो एक मिनट भी नहीं लेंगे, और जो खान साहब कहेंगे हम करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम बिल्कुल खड़े हैं। ये जो एक बार फिर क्लैरिटी आ गई। जैन थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हम बस आपसे यही पूछना चाह रहे थे कि क्या सूरत हाल है, कि आपको तो नहीं लग रहा कि कोई बीच में शक शुबे वाली बात है? रिन साहब आप किस तरह से देखते हैं? कल आपने देखा बहुत सारे लोग कह रहे थे परवेज इलाही साहब मानेंगे ही नहीं मानेंगे, आज उन्होंने कहा, वो बांगे दोहल कहा कि भाई मैं तो खान साहब एक कहेंगे तो आधा मिनट भी नहीं लगाऊंगा। फिर भी बहुत सारे इफ एंड बट्स है, क्यों? देखिए इफ एंड बट्स इसलिए कि ये सारी बातें चौधरी परवेज इलाही कर रहे हैं, और इखलाकी तौर पर उन्हें ये बात करनी भी चाहिए थी। 10 सीटों पे कोई 350 की असम्बली में वजीर आला नहीं बन सकता। खान साहब की मेहरबानी थी चौधरी परवेज इलाही को बनाया, क्योंकि खान साहब के पास कोई और ऑप्शन था नहीं। तो इस वक्त ये तो बनता था। अब सवाल ये है कि जो दूसरी तरफ हुकूमती, जैसे हम वफाकी हुकूमत और पंजाब की अपोजिशन कहते हैं, उन्होंने भी सर जोड़े हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि वो मिशन लाहौर पे पहुंच रहे हैं। तो चट्टान साहब हमारे साथ थोड़ी देर पहले थे, तो पता उनसे चल सकता है कि उनके लीडर मिशन इस वक्त भी अगर हैं तो वो हमें बता सकते हैं कि उनके लीडर मिशन लाहौर के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। पहले मैं चट्टान साहब से पूछ लेती हूँ, जरदारी साहब लाहौर में क्या करने गए हैं? अगर गए हैं, क्या वाकई आप लोग पंजाब की हुकूमत वापस ले रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब ने कल बड़ा दावा किया था कि कल भी और परसों भी उन्होंने कहा, और बड़ा पक्के रंग कहते हैं ना, पक्के लहजे कहा कि हम तो वापस लेके रहेंगे हुकूमत। देखिए जी, जरदारी साहब लाहौर क्यों गया है? जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर है, और हमारा जन्मभूमि जो है वो लाहौर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जन्म हुआ है लाहौर में जी। तो लाहौर हमारा शहर है। हम सियासत करते, तमाम सियासतदानों को चाहिए कि वो बलूचिस्तान भी जाए, लाहौर भी जाए, पुख्तनख्वा भी आए, मुल्क के कोने कोने, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान भी जाए। रही गया हुकूमत की बात, तो हमें नजर आ रहा है कि परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब के गैर आईनी, गैर कानूनी और अजीब किस्म के हरकत और सकनात से बेजार हो चुका है। अच्छा।
वो तो आके ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं जी कि ये तो खान साहब की अमानत है, जब वो कहेंगे मैं छोड़ दूंगा हुकूमत भी कुर्सी भी। देखिए जी, आपको याद होगा तंजीला, उन्होंने तो हमारे घर भी मिठाई लाई थी, मुबारकबाद देने के लिए आया था। उन्होंने तो हमसे पंजाब में आदमी एतमाद भी जमा करवाया था। इनके कहने पे हमने आदमी एतमाद, ये सियासत है। चीमा साहब से पूछते हैं। चीमा साहब, ये चट्टान साहब जो बात याद करवा रहे हैं, मैं भी अभी मैं भी इसका हवाला दे रही थी। आपको कोई डर है कि परवेज इलाही साहब, वो कहते हैं ना पंजाबी में, सज्जी दिखा के खब्बी दिखा के सज्जी, कुछ इस तरह की हरकत ना कर जाए? देखिए, मुझे पुरानी बातों का नहीं पता, ओवरऑल तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, लेकिन ये जो बात चट्टान साहब कह रहे हैं, मैंने पहली बार सुनी है। तो आज अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब मौजूदा वज़ीर आला, 75 साल उनकी उम्र है, वो आप कह रहे हैं कि मैं आधा मिनट लगाऊंगा, उससे पहले आप कह रहे हैं कि मोहन साहब कहते हैं, तो वो बात ज़्यादा मुतबर है, या आप कह रहे हैं कि पहाड़ों से आए हुए हुंदर चट्टान साहब की बात ज़्यादा मुतबर है? मैं समझता हूँ जो वज़ीर आला पंजाब कह रहे हैं वही बात मुतबर है, उसे उसी तरह लेना चाहिए। और दूसरी बात, मैंने आपको बताया जिस तरह कि सियासत जो है, ये जो PDM के लीडर हैं, इनकी सियासत आउटडेटेड हो गई है। आउटडेटेड इसलिए हो गई कि समझते हैं कि सियासत ख़ानदान में होती है या सियासत पैसों से होती है। दो चीज़ों पर इनका जोर बहुत है, पैसों पे और सियासत पे, पैसों पे और ख़ानदान पे। और दूसरा जो होने वाली चीज़ें हैं उन पे इनका ईमान नहीं है। जैसे मतलब देखें, आज स्वाति साहब पे 6 पर्चे हुए सिंध में। भाई, एक ही FIR, एक ही केस, एक ही स्पीच, उस पर 6 पर्चे आप कर रहे हैं, तो आप कौन से जमहूरी लोग हैं? ये पहली बार हो रही है। जमहूरियत की आप बात करते हैं? ये पहली बार आपने ऐसी देखी है ऐसे पर्चे? आपकी हुकूमत में नहीं हो रहे थे ऐसे पर्चे? नहीं, फौजी तो करते रहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है या इस तरह के आप कह रहे हैं मार्शल लॉ में होते रहते हैं, लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का करना इस तरह। सर, आपके दौर में होते रहे चीमा साहब। मैं आपको बंदे गिनवा देती हूँ जिनके ऊपर इतने ही पर्चे हुए, गुजरांवाला में, और कहाँ पर्चे हो रहे थे। सर ना करे ना, ये कभी भी इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, और कभी भी किसी मैच्योर गवर्नमेंट को ये नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, बेसिकली इसको रेजिस्ट करना होता है, अदरवाइज करते वही लोग हैं। अभी भी आज भी आप कह लें कि उन्हीं के किसी डर्टी हैरी वगैरह ने किया है। सो मैं समझता हूँ इसको रेजिस्ट करना काम होता है। हमारा काम यहाँ डेमोक्रेटिक सर्विसेज, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं। अच्छा, मुझे जरा फिर एक दफा ब्रेक का कहा जा रहा है। सभा के दौर में बेहतर थे, इन्होंने आके बेड़ा गर्क कर दिया आके, और नहीं करना चाहिए था। और आज इनके पल्ले कुछ नहीं रहा कि अच्छा जी, जरा ब्रेक ले लेते हैं। ये जो जमहूरी अक़दार और रवायात हैं, PTI उनके साथ खड़ी हो रही है, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मसला ये कि जब उनको सूट करता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं, जब सूट नहीं करता उसके साथ खड़े नहीं होते। कुछ उस पर बात करेंगे चीमा साहब से और चट्टान साहब से, और इन साहब से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चट्टान साहब, एक तो ये कि चीमा साहब ने आपकी बात पे उन्होंने कहा जी कि उनकी नॉलेज में ये पहली बार आया कि परवेज़ इलाही साहब ने कोई जरदारी साहब के साथ डील की थी या नहीं। दूसरा ये भी बताइए कि खैबर पख्तूनख्वा में तो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी वो अक्सरियत है उनकी, और उनकी हुकूमत है वहाँ पे, और किस तरह से देखते हैं आप कि वहाँ पे भी आप लोग रोक पाएंगे इस्तीफ़ों को? वहाँ पे भी कोई जोड़ तोड़ करेंगे? क्या होगा? देखिए तंजीला, आपके सवाल से पहले मैं चीमा साहब के एक बात का जवाब, 2 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। जी। एक तो इन लोगों ने अभी रिटायरमेंट के बाद बाजवा साहब का नाम लेना शुरू किया, जो न्यूट्रल कहते थे, पता नहीं क्या क्या कहते थे, तो आजकल वो नाम लेने पे आ गई। लेकिन मैं इन लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि चलो हम मान लेते हैं कि जनरल बाजवा बहुत बुरा था, करप्ट भी था, सब कुछ था, तो उसको किसने कहा था कि मुझे बचाओ और इसके बाद आपको होता हयात हम जो है एक्सटेंशन देंगे? वो किसने ये बात किया था? इमरान खान का जो ये दावा है कि मेरे पास कोई इख्तियारात नहीं थी, तो मुझे ये बताए कि ये यासिन मुनीर को DGI से किसने हटाया था? क्या बाजवा ने हटाया था? मुझे ये बताए कि पंजाब इतना बड़ा सूबा है, इसका बुजदार को किसने लगाया था? क्या वो बाजवा ने लगाया था? फिर इसके अलावा ये दूसरा पेश हमीद साहब वाला जो मसला आया, तो क्या वो बाजवा साहब ने रुकवाया था? और इनके वो पुरानी, जिन दिनों में ये लोग एक पेज पे थे, वो बयानात इनके निकाल दी कि बाजवा साहब के बारे में। अच्छा, वो मैं पूछ लेती हूँ, मुझे जरा जल्दी से KP असेंबली का बता दें। जी, एक सवाल का जवाब और दे रहा हूँ, वो मुख्तसर सा दे रहा हूँ। इन्होंने केस उनके बात की और पर्ची काटने की बात की,
तो राना सनाउल्लाह को किसने पकड़ा था? अमेरिका में किसने कहा था कि मैं जाके एसी निकलवा दूंगा? और शाहिद खान अब्बासी ने कहा था मुझे जेल में डाल दो, तो मैंने डाल दिया। खुर्शीद शाह को, आदि परियाल को, जरदारी साहब को, इन सब लोगों को किसने गिरफ्तार किया था? क्या बाजवा ने गिरफ्तार किया था? सर आप तो ये यही कहते हैं ना कि ये इसका जवाब तो मैं आपको दे देती हूँ। वो कहते हैं वो सारा कुछ वो करे। सवाल जी जी तंजीला, आपके सवाल पे अब आ जाता हूँ। ना ये KPK हुकूमत को खत्म करेगा और ना पंजाब की हुकूमत को। घोड़ा जो है वो घास के साथ दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये जो हेलीकॉप्टरें हैं, ये जो जलसे हैं, ये जो जुलूस है, ये तो सारे इन 4 इकाई जो है इस मुल्क के कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और पुख्तनख्वा की तरक्यात फंड से हो रही है। तो अगर वहां से और अगर इसने इस्तीफा देना था तो किसने रोका था? अच्छा, ये मेरे साथ महमूद खान है, ये मेरे साथ परवेज इलाही अब आप ये दावा कर रहे हैं या इल्जाम लगा रहे हैं? मुझे ये भी बता दें चिटान साहब, ये फंड्स इस्तेमाल करने का दावा है आपका या इल्जाम है? मैं फिर चीमा साहब से जवाब ले लूं इस पे। मैं इल्जाम नहीं है जी, आप आ जाए देख लें। KPK में लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है। इन्होंने 33,000 चीमा साहब जल्दी से जवाब, ठीक है, पर मंथ देते हैं सोशल मीडिया के लिए। जी जी चीमा हेलीकॉप्टर के हालात ये हो गए कि अच्छा मैं जरा चीमा साहब से जवाब ले लूं। चीमा साहब वो कह रहे हैं, उन्होंने 5-6 नाम गिनवाए हैं। वो कह रहे हैं उनके सारे ऊपर जो पर्चे थे वो बाजवा साहब के कहने पे आपने किए थे या खान साहब और शहजाद अकबर साहब वो कर रहे थे? और फिर ये कि बुजदार साहब को किस तरह लगाया था? देखें ये जो आपका अद्दी की गिरफ्तारी की बात करें, नवाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी की बात करें या उनके बाहर जाने की बात करें, ना हमारी मर्जी से बाहर गए और ना हमारी मर्जी से गिरफ्तार यहाँ रहे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ से उनके हमारे कहने पे तो फ़र्द जुर्म नहीं आयद होने दी गई। मसला ये है कि यहाँ एक अदारा इतना ताकतवर है कि मीडिया और अदालत दोनों उसकी जेब में है और तीसरी पार्लियामेंट भी उसकी जेब में है। पार्लियामेंट इस तरह जेब में कोई 30-40 लोग हैं, उनको जिधर कहते हैं वो चले जाते हैं। बैड लक इस मुल्क की यही हुई है कि एक अदारा इतना पावरफुल है कि बाकी अदारे जिन्होंने ग्रो करके, जिन्होंने इंप्रूव करके तो जमहूरियत को स्ट्रेंथन करना था, 40 देखिए ना 350 है ना, 40 को छोड़ के जो आप भी इस वक्त जर्नलिज्म करते हुए बस हो जाती है आपकी। अच्छा इस वक्त आपकी भी जर्नलिज्म करते हुए बस हो जाती है, अखबार लिखने वाले की बस हो जाती है। वो कहते जी कि ये रही असेंबली, ये रहा इस्तीफा, हम 310 से हम डी चौक पे बैठ गए हैं, मामला हल हो जाता। हम तो यही कह रहे हैं आपसे कि उस वक्त कर लेते हैं ना। दूसरी बात जो है कि देखें आपने एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू करना होता है और हमारे पास आई थी पहली गवर्नमेंट, हमारे पास ना तजर्बा करी भी थी और हमारे जोश भी बढ़ रहा था कि हम एहतसाब करेंगे, अकाउंटेबिलिटी करेंगे, ये करेंगे। उसमें जहाँ जहाँ थोड़ी सी हमें रूम मिली, इकानमी के मामले में रूम मिली, ज़राअत के मामले में हमें रूम मिली, इंडस्ट्री के मामले में मिली, जहाँ पे आप कह लें कोई इंसाफ के मामले में समाजी इंसाफ की बात कर लें या इकनॉमिक जस्टिस की बात कर लें, उसमें हम हेल्थ कार्ड लेके आए, उसमें आप कह लें कि लोगों का प्रोग्राम बड़ा अच्छा चला। सो जहां जहां हमें रूम मिली हमने इंप्रूव कर लिया। जहां हमें रूम नहीं मिली, जैसे देखें आप समाजी इंसाफ नहीं, हम अदालत बेहतर नहीं कर सके, हम आप कहते प्रोसिक्यूशन बेहतर नहीं कर सके, हम नैब बेहतर नहीं कर सके, तो वजह यह थी कि वहां पे हमें इसकी गुंजाइश नहीं मिली, हमें वहां पे हमारा इख्तियार कम था। सो जहां जहां इख्तियार था हमने इंप्रूव कर लिया। हम कहते हैं कि आइंदा वे फॉरवर्ड ये है कि हमारे पास इख्तियारात हों, अदारा थोड़ा पीछे हटे, अदारा यहाँ पे सिविल गवर्नमेंट को काम करने दे। अगर हम कहें कि जबरदस्ती कर लेंगे तो अदारे का माजी इस मामले में इतना अच्छा नहीं है जो 8 महीने में बदमाशी कभी भी नहीं हुई। अच्छा जरा जितनी 8 महीनों में हुई है तो कभी नहीं हुई। जरा कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेंगे जी। रिंद साहब आप जरा सारी असेंबलियों की सूरत-ए-हाल भी बता दें, आपके पास क्या खबरें अदम एतमाद पंजाब में कब पेश हो सकती है? केपी असेंबली का क्या बनेगा? केपी असेंबली में पीटीआई की पोजीशन जरा स्ट्रांग है, वहां पर मेरा ख्याल है मैनिपुलेट करना जरा मुश्किल होगा। पंजाब में ट्रिकी है गेम, 5 से 6 वोट का मामला है और सिंध में भी कोई इस्तीफों से इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पीपल्स पार्टी वहां सिंगल मेजोरिटी में है और एमकेएम उनके साथ है। उसके अलावा बलूचिस्तान में मुझे नहीं लगता कोई एक रुकन भी इस्तीफा देगा, लेकिन जो बातें अभी चीमा साहब ने सारी की हैं तंजीला, उसमें सिर्फ इतनी सी बात है कि इदारे की आप मुदाखलत नहीं चाहते तो फिर आपका जो पहला एलामिया है नई चीफ की तकर्री के बाद, उससे आप इलेक्शन ना मांगे। बिल्कुल ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच चीमा साहब, रिंद साहब, अखुजादा चट्टान और ज़ैन अली भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया था थोड़ी देर के लिए जी। बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।